नमस्कार। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को समझने की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी चैप्टर की, चैप्टर 7A यानी आबादी अभिलेख। मेरा मकसद ये है कि इस सेशन के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इतना क्लियर कि ये न सिर्फ आरजेएस और जेएलओ की तैयारी में बल्कि आपकी फ्यूचर लॉ प्रैक्टिस में भी एक मजबूत नींव का काम करे। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने जमाबंदी का नाम तो सुना ही है, जो खेती की जमीन का रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि गांव के अंदर जो हमारे घर हैं, दुकानें हैं, मतलब जो आबादी भूमि है, उसका सरकारी रिकॉर्ड क्या कहलाता है? भाई, इसी एक बड़े सवाल का जवाब है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का चैप्टर 7A। तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि इतना जरूरी क्यों है, फिर देखेंगे कि आबादी का सर्वे असल में होता कैसे है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी रजिस्टर और उससे जुड़े विवादों को समझेंगे, फिर नामांतरण की प्रक्रिया जानेंगे और हाँ, आखिर में एक रियल लाइफ केस स्टडी और एग्जाम के लिए सबसे हॉट क्वेश्चंस पर भी फोकस करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, आखिर इस अलग चैप्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है कृषि भूमि और आबादी भूमि के रिकॉर्ड रखने के तरीके में एक बहुत बड़े फर्क में। देखिए, कानून में ना ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है चैप्टर 7, जो सिर्फ और सिर्फ खेतों यानी कृषि भूमि पर फोकस करता है और उसका मेन रिकॉर्ड है जमाबंदी। और दूसरी तरफ है हमारा आज का हीरो चैप्टर 7A, जो खास तौर पर गांव के बसे हुए इलाके यानी आबादी भूमि के लिए बनाया गया है। और इसका हीरो है संपत्ति रजिस्टर। ये बंटवारा इसलिए जरूरी था ताकि मालिकाना हक को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे और गांव के घरों को भी एक कानूनी पहचान मिल सके। तो फिर वही सवाल कि अलग सर्वे क्यों? इसके पीछे बहुत ही सॉलिड कारण है। जरा सोचिए, जब किसी के घर का एक पक्का सरकारी रिकॉर्ड बन जाता है तो क्या होता है? सबसे पहला फायदा, उस पर लोन लेना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बैंक के पास एक कानूनी तौर पर वेरीफाई करने लायक संपत्ति है। दूसरा, जमीन के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा, गांव का विकास प्लान करने में आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके घर को सिर्फ एक चारदीवारी नहीं रहने देता, बल्कि एक कीमती आर्थिक संपत्ति बना देता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। चलिए सीधे कानून के अंदर चलते हैं, धारा 1441A से 1441D, और समझते हैं कि ये सर्वे की गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। देखिए, इस पूरे चैप्टर की जो बुनियाद है ना, वो एक शब्द पर टिकी है, आबादी। अब कानून में इसका मतलब सिर्फ वो जगह नहीं है जहां लोग रहते हैं, इसमें वो जमीन भी शामिल है जो भविष्य में गांव के विकास के लिए रखी गई है। तो ये परिभाषा ही इस पूरे चैप्टर का दायरा तय कर देती है। ये पूरा प्रोसेस आप देखेंगे बहुत ही पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले सरकार एक अधिसूचना जारी करती है, मतलब एक ऐलान कि भाई इस गांव का सर्वे होने वाला है। फिर एक टीम आती है और हर घर, हर प्लॉट का बाकायदा नक्शा बनाती है। अब इस नक्शे को, इस ड्राफ्ट को सबके सामने रखा जाता है। क्यों? ताकि लोग देख सकें और अगर कोई गड़बड़ है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। फिर उन आपत्तियों को सुना जाता है, उन्हें सुलझाया जाता है और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब होता है अंतिम प्रकाशन। और बस ये बन गया एक पक्का कानूनी दस्तावेज। तो इतनी सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा आउटकम है संपत्ति रजिस्टर का बनना। तो अब हम समझेंगे कि ये है क्या भला, और अगर सर्वे के दौरान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कानून उसे कैसे हैंडल करता है। तो संपत्ति रजिस्टर ये क्या है? बहुत ही सरल भाषा में समझिए। ये गांव की आबादी वाली जमीन के लिए वही है जो खेतों के लिए जमाबंदी होती है, मतलब हर प्रॉपर्टी का फाइनल ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसी को प्रॉपर्टी कार्ड भी कह देते हैं। ये आपके मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत है। और इस रजिस्टर में होता क्या क्या है? अरे सब कुछ। मालिक का नाम पता, प्रॉपर्टी कितनी लंबी चौड़ी है, अधिकार किस तरह का है, मतलब फ्री होल्ड है या लीज पर है, इस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा, कोई सरकारी बकाया तो नहीं है। एक तरह से कहें तो ये प्रॉपर्टी की पूरी जन्म कुंडली है। अब आता है एक बहुत जरूरी पॉइंट, इसको जरूर नोट कर लीजिए। एग्जाम में सीधा सवाल बनता है यहां से। अगर सर्वे के टाइम मालिकाना हक या बाउंड्री को लेकर कोई विवाद हो जाए तो फैसला कौन करेगा? जवाब है भू अभिलेख अधिकारी या सहायक भू अभिलेख अधिकारी। ये नाम रट लीजिए।
लेकिन इस रजिस्टर की असली पावर क्या है? वो है धारा 141 जे। ये धारा कहती है कि इस रजिस्टर में जो भी लिखा है अदालत उसे सच मानेगी जब तक कि कोई इसका उल्टा साबित ना कर दे। इसी को हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ या सत्यता की उपधारणा। मतलब सबूत का बोझ उस पर है जो इसे चैलेंज कर रहा है। ये मालिक के लिए एक बहुत बड़ा लीगल शील्ड है। ठीक है, तो रजिस्टर तो बन गया, पर क्या ये पत्थर की लकीर है? नहीं। जाहिर है प्रॉपर्टी बिकती भी है, विरासत में भी जाती है, तो रिकॉर्ड को अपडेट तो करना पड़ेगा ना। बस इसी अपडेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं नामांतरण या म्यूटेशन। तो चलिए देखते हैं कि आबादी जमीन का म्यूटेशन कैसे होता है और ये खेती वाली जमीन से अलग कैसे है। धारा 141 ओ में इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जिसने प्रॉपर्टी ली है, चाहे खरीद कर या विरासत में, वो जाकर अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है। फिर एक पब्लिक नोटिस निकलता है कि भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई आपत्ति आती है तो उसकी जांच होती है। सब क्लियर होने पर रिकॉर्ड अपडेट करने का आदेश पास होता है और फाइनली नए मालिक का नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। सिंपल। अब जरा इस टेबल को गौर से देखिए। एक वकील के नाते ये फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा अंतर देखिए अधिकारी का है। खेती की जमीन में सारा खेल तहसीलदार के हाथ में है, पर आबादी जमीन में पावर किसके पास है? नगरपालिका या पंचायत के पास। इसी तरह रिकॉर्ड भी अलग हैं, अपील की प्रक्रिया भी अलग है। ये छोटी छोटी बातें ही केस जिताती या हराते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको प्रैक्टिकल में उतारते हैं। देखते हैं कि असल में कानून कैसे काम करता है और एग्जाम में कौन से सवाल बन सकते हैं। कल्पना कीजिए आप एक वकील हैं। एक क्लाइंट आपके पास एक सेल डीड लेकर आता है और कहता है, वकील साहब, मैंने गांव में एक प्लॉट खरीदा है। अब बताइए, वकील होने के नाते आपका पहला कदम क्या होगा? क्या करेंगे आप? एक प्रोफेशनल वकील की तरह आप एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। स्टेप 1, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेल डीड को प्रॉपर्टी रजिस्टर से मिलाएंगे, देखेंगे कि बेचने वाले का नाम है भी या नहीं। स्टेप 2, धारा 141 ओ के तहत एक बढ़िया सी एप्लीकेशन तैयार करेंगे। स्टेप 3, इसे सही अथॉरिटी मतलब पंचायत या नगर पालिका में दाखिल करेंगे। स्टेप 4, नोटिस और सुनवाई पर नजर रखेंगे ताकि प्रोसेस अटके नहीं। और स्टेप 5, सबसे जरूरी, जब तक क्लाइंट का नाम रिकॉर्ड में चढ़ ना जाए और उसकी सर्टिफाइड कॉपी हाथ में ना आ जाए, तब तक फॉलोअप करेंगे। बस हो गया काम। आपके क्लाइंट का हक अब सुरक्षित है। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट वाला रिवीजन हो जाए, कुछ एग्जाम स्टाइल सवालों के साथ। खुद को टेस्ट करिए। पहला, आबादी सर्वे का ऑर्डर कौन देता है? जवाब है राज्य सरकार। दूसरा, सर्वे के दौरान झगड़ा कौन सुलझाता है? भू अभिलेख अधिकारी। तीसरा, धारा 141 जे का मतलब क्या है? सत्यता की उपधारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ। चौथा, धारा 135 और 141 ओ के नामांतरण में मेन फर्क क्या है? अधिकारी का। और पांचवा, विरासत में मिली आबादी संपत्ति का नामांतरण कैसे होता है? प्रोसेस वही है, रिपोर्ट करना होगा। अगर ये पांचों सवाल क्लियर हैं तो मतलब आपकी तैयारी सही जा रही है। तो ये था चैप्टर 7A का पूरा विश्लेषण। ये सिर्फ कानून की कुछ धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये ग्रामीण भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने की ताकत रखने वाला एक जबरदस्त टूल है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जरा सोचिए, अगर हम इस पूरे संपत्ति रजिस्टर के सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल कर दें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दें, तो क्या ये मुमकिन है कि हम गांव के प्रॉपर्टी विवादों को जड़ से ही खत्म कर दें? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।